बूथ पर विजय दिलाने की आपकी भावना ही पार्टी को चुनाव जिताती है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते 2 दिन बाद मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं। साथियों, बीते दिनों मैं सरकारी कार्यक्रमों के दौरान कर्नाटका में जहां भी गया, वहां की जनता ने हम सभी पर खूब आशीर्वाद बरसाया। आजकल चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी नेताओं पर, जो भी नेता वहां जाकर के आते हैं, जो बताते हैं, कर्नाटका के लोग अपना अपार स्नेह बरसा रहे हैं। हर छोटे मोटे कार्यकर्ता पर स्नेह बरसा रहे हैं। ये दिखाता है कि कर्नाटक की जनता का कितना विश्वास बीजेपी पर है। मैं आज कर्नाटका बीजेपी का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरी तरह संगठन की शक्ति का जोर लगाया। चुनाव की इस हलचल के बीच कार्यकर्ताओं से बात करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए, मैं लंबा भाषण न करते हुए आप ही से संवाद करना चाहता हूं। मुझे पहला सवाल भेजा है, विरूपाक्षप्पा जी का है, वो शिवमोगा से हैं। उनका सवाल है, मैं अपना बूथ जीतकर अपनी पार्टी की जीत को और मजबूत करना चाहता हूं। कुछ बूथ हमेशा से दूसरी पार्टियों के किले गढ़ रहे हैं। ऐसे में अगले 10 दिन में क्या करें कि इस बार हमारी पार्टी ये बूथ जीत सके। विरूपाक्षप्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए हैं। आप अपना बूथ जिताने के लिए इतने उत्सुक हैं और भी वहां जो आप कहते हैं कि औरों का गढ़ है, कार्यकर्ता का ये जज्बा, सभी का यही जज्बा बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। आपको बूथ जीतना है तो सबसे पहले काम करिए। आपके जैसे ही कर्मठ और विजय का विश्वास रखने वाले 10 पुरुष कार्यकर्ता और 10 महिला कार्यकर्ता, 20 लोगों की जोड़ी बनाइए और मजबूत जोड़ी बनाइए, टीम बनाइए। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटका के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, ये मिलकर के कैसे काम कर रही है, इसकी सारी जानकारी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आपकी डायरी में होनी चाहिए और डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, इन सभी के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। करोगे ना? इन जानकारियों के साथ साथ आप और आपका बनाया 10-10 लोगों का ग्रुप, यानी 2-2 लोगों की जोड़ी, एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता,
जब आपके बूथ के लोगों के पास जाएगा, परिवार के अंदर जाना चाहिए, वो बाहरी पैम्फलेट देकर के निकल जाते, ऐसा नहीं। घर में जाकर के एक पुरुष काम करता है, एक महिला करता है, दोनों साथ जाए, एक घर में जाकर के बैठे। बुजुर्ग लोग हैं तो उनको जरा प्रणाम कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए, परिचय पूछिए, घर में क्या करते हैं, कहाँ के हैं, कैसे करते हैं, क्या व्यवस्था, सारी बातें उनसे सुनिए। फिर कहिए कि देखिए हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। फिर हम लारे जो काम है, सकारात्मक काम है, उनके साथ 1 to 1 बातें कीजिए। एक परिवार में आधा पौना घंटा 1 घंटा बिताइए, बहुत फायदा होगा। बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। आप लोगों से जब बातें करेंगे, कई स्तर पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अनेक देशों में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन हमने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता होता है। दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है, उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है, 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। आप अपने बूथ के फर्स्ट टाइम वोटर से भी जरूर मिलिए, उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्पर्धा, साइकिल स्पर्धा जैसा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। लंबे अरसे से कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है। आप पूर्ण बहुमत की स्थिर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो कर्नाटका की जनता जरूर आशीर्वाद देगी। उनको समझाइए कि कर्नाटक में लगातार अस्थिरता से कितना नुकसान हुआ है और दिल्ली में पिछले 9 साल से आपने मजबूत स्थिर सरकार बनाई, इतना कितना लाभ हुआ है। इस बार भी वहां पर मजबूत और स्थिर सरकार बनाइए। चलिए आइए, मैंने काफी लंबी बात कर ली शिवमोगा के हमारे साथियों से। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्गा जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटका के विकास को क्या लाभ होगा? चलिए, फकीरप्पा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, डबल इंजन सरकार के संबंध में पूछा है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है
कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है, केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल ना हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं, वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नया लगा देते हैं। देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डबल इंजन सरकार उस राज्य में नहीं थी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में यहां कर्नाटका सरकार 4,000 रुपये अपनी तरफ से भी जोड़ रही है, भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है, राज्य सरकार 4,000 रुपये, दोनों भाजपा की सरकार। किसान को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। तो हुआ नहीं डबल लाभ। आप देख रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनीति चलते रहे, अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो लटकाती रहेगी। हम रोड बना चाहेंगे, वो जमीन संपादन का काम ही धीरे धीरे करेंगे। तो कैसे निवेश आएगा? निवेश नहीं आएगा तो कर्नाटका में नए रोजगार कैसे बन पाएंगे? यानी डबल इंजन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती है। और आप देखिए, आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई, ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या? किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है। छोटी छोटी बातें लोगों के साथ बैठ करके समझाइए, मतदाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए और बूथ लेवल पे बताना चाहिए। लंबे लंबे बड़े भाषण करने की जिम्मेवारी जिसकी है वो करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को तो बूथ को ही जीतना है और बूथ पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है। तब डबल इंजन सरकार का असली मतलब समझ लोगों को आ जाएगा। साथियों, जब भी भाजपा को सेवा करने का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्किल दोनों बढ़ जाती है। अब जैसे कुछ पार्टियां कह सकती हैं कि वो जब सत्ता में थी तो वो भी आवास से जुड़ी योजनाएं चलाती थी, तो ऐसे में भाजपा अगर आवास से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है, ऐसा बोलते हैं। इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल, सोच और अप्रोच। अब मैं आपको बताता हूं कि आवास योजनाओं में हमने क्या बदलाव किए। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच जाकर के बताने में सुविधा हो जाएगी। 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे। अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार
20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपए की मदद दी जाती थी। अब यह मदद 1,30,000 रुपए यानी करीब करीब डबल कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पैसे अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं। पहले की आवास योजना में लाभार्थी की पसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है। पहले की आवास योजना में 4 दीवारें खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था। आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है। मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उदाहरण देता हूं। देश में देखिए हेल्थ कितना महत्वपूर्ण विषय है, आरोग्य कितना महत्वपूर्ण, लेकिन कैसे हाल रहा। देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने उसका भरपूर श्रेय लिया, ढोल बजाते रहे बस। लेकिन दूसरा एम्स कब शुरू हुआ? पहला तो 56 में बना, दूसरा कब शुरू हुआ इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, मुंह पे ताला लग जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। वर्ष 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत ज्यादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के 7 पहुंची। याद रखो, यानी 60 साल में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 7 हुई। लेकिन अगले 9 वर्षों में जब हम आए तो हमने देश में एम्स की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। अब बताइए, डबल इंजन सरकार की ताकत है कि नहीं है? अब देश में 7 नहीं 20 एम्स है, 20। इसके साथ ही देश में 3 नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था। आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 थी, 400 से भी कम। हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए, जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। ये जनता के वो पैसे हैं
जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे, हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूलचूल बदलाव किया है। आइए अब देखते हैं, दो साथियों से बात हुई, अब तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल मुझे चंद्रशेखर जी का है और चंद्रशेखर जी विजयनगर से हैं। उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि कर्नाटका रामदूत हनुमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है। कर्नाटका की सॉफ्ट पावर में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंद्रशेखर जी, तो मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाएं देखता हूं। और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। देखिए, भाषा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की गौरवशाली धरोहरों में कर्नाटका बहुत समृद्ध है। आप वहां रहने वालों का ध्यान जितना जाता होगा, हम बाहर से जब आते हैं ना, हम तो अभिभूत हो जाते हैं। कर्नाटका की दो बातें मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचती है। आध्यात्मिकता में कर्नाटका कोई मुकाबला नहीं, और यहां पर आध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरूकता की तरफ जाने को प्रेरित करती है। यहां अध्यात्म और सामाजिक उत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं। चाहे वो कनकदास जी की भक्ति हो या फिर शिव शरण के वचन हो, कर्नाटका के लोग भक्ति की शक्ति का उपयोग समाज के निर्माण में लगाते हैं, भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। दूसरी बात यह कि कर्नाटका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं। आधुनिकता के साथ चलकर भी कर्नाटका के लोग अपने साहित्य, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेम्पू जी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं। आज भी कर्नाटका के युवाओं में कन्नड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जीवित है। कर्नाटका अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सजग है और कर्नाटका देश के भविष्य को गढ़ने में पूरी तरह जुटा हुआ है। मेरा और कर्नाटका का नाता भी पुराना है। कर्नाटका के लोगों के स्नेह को मैं दशकों से महसूस कर रहा हूं। मुझे दशकों से आशीर्वाद मिलते रहे। ये तब का स्नेह है जब मैं किसी पद पर नहीं था और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया करता था। इतना ही नहीं, इसके भी पहले जब मैं राजनीति में भी नहीं था, श्रद्धेय यादवराव जी जोशी के चरणों में आकर के बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता था। उस दिन से मेरा जो कर्नाटका और कर्नाटका के लोगों के साथ जो मेरा नाता जुड़ा, वो लगातार वो और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए ही अक्सर मैंने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटका की संस्कृति की बात की है। कर्नाटका के कितने ही लोग हैं जो कर्नाटका के विकास के पुण्य कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयास मैं मन की बात में भी मौका नहीं छोड़ता हूं। जब भी मौका मिले
मन की बात में मैं कर लेता हूं। और आपको मालूम है, अब इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड है, सेंचुरी लगाने का। वो आपके आशीर्वाद से संभव है, देशवासियों के आशीर्वाद से संभव है। और मैं तो इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें कर्नाटका की सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। कर्नाटका में इसके लिए अनेक संभावना है, जिनको डबल इंजन सरकार ही अवसरों में बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं, हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छेक दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। सरकार सिर्फ सुबह शाम रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिंदगी पर नहीं चल सकती, बल्कि उसको एसेट क्रिएशन पर काम करना पड़ता है, संपदा बनानी पड़ती है, ताकि दशकों वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। बीजेपी शॉर्टकट नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ऊपर का वो ब्रिज छोटा सा चढ़ करके जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके पटरी क्रॉस करके भागने की कोशिश करते। वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ये सब जगह पे लागू होता है। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हां, कुछ तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वो सरकार का दायित्व है। अब कोरोना वैक्सीन के समय हमें जरूरत लगी तो हमने मुफ्त वैक्सीन दिया देश को, क्योंकि जिंदगी बचानी थी, और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में
कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आधुनिक फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। यही आज की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी काम आने वाला है। अब देखिए, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरीबों के घर, पानी की लाइनें, गैस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, ऐसी संपदा बनाने पर हमारा फोकस है। अब आज से 25 साल पहले अगर मेडिकल कॉलेज बनाई होती तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर होते। हमें डॉक्टरों की कमी नहीं होती। नर्सिस की कितनी कमी है। अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले आवश्यकता के अनुसार नर्सिस की कॉलेज बन गई होती तो आज देश में बच्चियों को अपना भविष्य बनाने के लिए कितना काम आता था। लेकिन उन्होंने उस समय की राजनीति की, भविष्य का सोचा नहीं। अब आज हम कितना ही दौड़ लगाएं, लेकिन जो 25 साल बर्बाद हो गए वो तो हो गए। और इसलिए मेरी नौजवानों से खास विनती है कि जो रेवड़ी बांटने वाले आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं ना, आप अपने उज्जवल भविष्य, अपने संतानों के भविष्य के लिए सोचिए। और मैं पक्का कहता हूं, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, जिन मजबूती पर चल रहे हैं, इसका लाभ कर्नाटक को भी मिल रहा है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की, और मेरी तो एफडीआई की दूसरी भी व्याख्या है। एफडीआई की एक पॉपुलर व्याख्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और मेरी एक और व्याख्या है फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई, फर्स्ट डेवलप इंडिया। अब देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में एफडीआई का क्या हाल आता है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि बीजेपी के 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आया है। कांग्रेस की झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी। और आपको ये सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, आंकड़ों के साथ मिल जाएगा। हिमाचल के लोग, अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया, हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे। भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी। आइए देखते हैं। अब हमें और भी कुछ सवाल आ रहे हैं। देखिए, 5वें हमारे कार्यकर्ता मुझे सवाल पूछ रहे हैं। श्री डीआर योगेश जी हैं, वो तो बेंगलुरु से है, और उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले 5 साल में कर्नाटका को कहां देख सकते हैं। बेंगलुरु के नौजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं, अच्छा सोचने वाले हैं कर्नाटका के नौजवान। देखिए, देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमृत काल है। इनकी शुरुआत इन्हीं 5 वर्षों से होने वाली है। ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी दल की बात नहीं है, ये देश की बात है।
इन 5 वर्षों की प्रगति हमारे अमृत काल की नींव होने वाली है। ऐसे में मतदाताओं को उन्हें चुनना चाहिए जिनके पास अमृत काल के लिए कुछ ब्लूप्रिंट हो। अब देखिए, मैं आपको एक आजादी के पहले का चित्र आपके सामने रखता हूं। हमारे देश में 800,000 साल की गुलामी के कालखंड में इस देश का एक भी वर्ष ऐसा नहीं था कि आजादी के लिए किसी ने कोई जंग न किया हो। अब बहुत बड़ा लाभार्थी कर्नाटका का युवा होने वाला है। इसके लिए हमें बहुत तेज गति से कर्नाटका के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है, तेज गति से मल्टी मॉडल बनाना है। आज देखिए, बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना आधुनिक, कितना शानदार बन चुका है। रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो की प्रशंसा भी पूरे देश में हो रही है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे बहुत शानदार बना है। आज पूरे कर्नाटका में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब देखिए, शिवमोगा एयरपोर्ट, बीदर एयरपोर्ट, तुमकुर में HAL की फैक्ट्री, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। बाकी प्रोजेक्ट पर भी हमें बहुत कम समय में काम पूरा करना है। इसके लिए डबल इंजन सरकार, और वो भी कर्नाटका में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार होना बहुत आवश्यक है। हम अगले 5 साल में ऐसा कर्नाटका बनाने वाले हैं जहां मेरे गांव का सामर्थ्य, मेरे किसानों का सामर्थ्य, मेरी माताओं बहनों का सामर्थ्य, मेरे नौजवानों का सामर्थ्य, मेरे दलित भाई बहनों का सामर्थ्य, मेरे आदिवासी भाई बहनों का सामर्थ्य, ये शक्ति, ये सामर्थ्यवान बने, सशक्त बने, समर्थ हो, संवेदनशील हो, और हम सब मिलकर के दिल्ली की सरकार हो या कर्नाटका की सरकार, मैं हूं या आप हो, कर्नाटका का विकास, देश का विकास, देश को गति देने के लिए कर्नाटका का विकास, हमें पूरी सक्षमता के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, इन्हीं वजह से आज कर्नाटका की जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत की स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के तैयार है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे आज बूथ लेवल के लाखों कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है, आपसे बातचीत करने का भी सौभाग्य मिला है, और मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका की जनता विजयी बनाने वाली है, आशीर्वाद देने वाली है। लेकिन साथियों, जनता के आशीर्वाद, उसको हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचाना पड़ता है। आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाए तो हवा नहीं भरती है, पंप लगता है। वैसे ही आंधी है, आशीर्वाद का प्रवाह है, लेकिन पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता डटे रहना चाहिए, बूथ कमेटी डटी रहनी चाहिए, बूथ की शक्ति लगनी चाहिए। और आप देखिए, बूथ विजय निश्चित हो जाएगा, और जब बूथ विजय हो जाएगा तो कर्नाटका के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी पक्की हो जाएगी। और इसलिए हमें एक पल भी निश्चिंत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे, मोदी जी आपने सार्वजनिक रूप से इतनी सारी बता दी तो और पार्टियां भी उसका फायदा उठाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। सच्चे अर्थ में जनता के बीच में ईमानदारी से काम करने का हर एक को अधिकार है। लेकिन मुझे पक्का मालूम है, मैं सब पब्लिकली बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है
उन लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वो इस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ये तपस्या है, तपस्या। और भाजपा कार्यकर्ता तपस्या कर सकता है, इसलिए ऐसी बातें उनको कहने का मेरा हिम्मत हो जाती है। और मुझे विश्वास है कि आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपका सामर्थ्य, बूथ पर ही ताकत लगाने का आपका संकल्प बूथ को विजयी बनाए के रहेगा। बूथ विजयी होगा तो कर्नाटका विजयी होने वाला है। बूथ विजयी होगा तो भाजपा सरकार पक्की बनने वाली है और डबल इंजन सरकार वापस आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी, आपके परिश्रम को सशक्त करने के लिए मैं भी आपके साथ एक कार्यकर्ता के नाते जुटने वाला हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, आप कार्यकर्ता जो भी मुझे आदेश करेंगे, मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, काम करूंगा। और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद लेना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आने वाले दिनों में हम घर घर जाकर बीजेपी के प्रति हर कन्नडिगा को, हर मेरे कन्नडिगा भाई को, उनके विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेलना है। हमें हर बूथ, हर पन्ने तक पहुंचना है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी एक बार फिर से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आएंगे। बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े रोड शो भी वो करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने आप संवाद किया अपने बूथ कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए। नमो ऐप के जरिए संवाद करे पीएम मोदी ने बताया किस तरीके से मौजूदा सरकार ने बेहतर काम किया और डबल इंजन की सरकार क्यों कर्नाटक के लिए जरूरी है। 2014 के बाद भ्रष्टाचार पर हमने नकेल कसने का काम किया। पीएम मोदी ने बताया कि उपलब्धियां अब तक क्या कुछ रही। उन्होंने कहा कि किसानों के विकास पर हमारा फोकस इस वक्त है और बड़ी बात यह है कि करप्शन मुक्त भारत का जो सपना हमने देखा था उसको हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने मुफ्त रेवड़ी का वादा किया। मुफ्त रेवड़ी वादे से कई राज्य कर्ज में डूब गए। हमें रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ेगा। रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद करेगा। कांग्रेस ने करप्शन को बढ़ावा दिया, ये रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया। कांग्रेस मतलब झूठी गारंटी। देखिए, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। पीएम मोदी का ये बड़ा हमला नमो ऐप में संवाद करते हुए उनकी तरफ से किया गया। कांग्रेस कोई सच्ची गारंटी नहीं दे सकती, झूठी गारंटी देती है। कांग्रेस ने मुफ्त रेवड़ी का वादा किया। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा जो घोषणा पत्र जारी किए गए कर्नाटक में पार्टियों द्वारा, उनमें कई वादे किए गए हैं। चाहे वो बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो, ऐसे कई बातों पर पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि रेवड़ियां बांटने से राज्य कर्जदार हो जाते हैं और ये कर्ज देश को ले डूबेगा। इसलिए ऐसी पार्टियों से सचेत होने की जरूरत है। हमें ये रेवड़ी कल्चर खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस मतलब झूठी गारंटी। पीएम मोदी ने अपने संवाद में कहा कांग्रेस मतलब करप्शन की गारंटी। कांग्रेस ने मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया। मुफ्त रेवड़ी वादे से कई राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में देश में भी इससे मुसीबत आ सकती है। कांग्रेस ने करप्शन को बढ़ावा दिया और हमने करप्शन पर नकेल कसने का काम किया। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो गई उसकी गारंटी का क्या मतलब। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा विरोधी दल केंद्र की योजनाएं रोक सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में विकास को रफ्तार। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बेहतर विकास मिलेगा क्योंकि कोई भी बाधा नहीं होगी।